जय हिंद, वंदे मातरम। शिवांश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम साइंस की क्लास लेकर आए हैं आप सभी के लिए। 10th क्लास के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है, विद्युत धारा क्या, ठीक है ना। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को देखना, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत सी वीडियो बन रही, बहुत से टीचर्स लोग पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हिंदी मीडियम कहाँ से आए, सिलेबस नहीं मिलता जल्दी। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 12। यहाँ पर हमने नोट्स वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। विद्युत हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से देखो जी। बिल्कुल, आवेश। सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो टॉपिक निकल कर आता है वो आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में हमको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। क्या होता है? परमाणु का एक मूल कण होता है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि आवेश जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। आवेश मतलब चार्ज, इंग्लिश में उसको चार्ज कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना। जो एक जैसे आवेश होंगे, क्या कहने का मतलब है कि जो एक जैसे आवेश होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो अगला देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पूछ लेता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आवेश का ये एसआई मात्रक क्या है, तो कूलाम हमारा आवेश का एसआई मात्रक होता है। 1 कूलाम आवेश बराबर कितना होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये ऋणात्मक आवेश होता है। चलो जल्दी से नीचे देखो, यहाँ पर क्यू क्या दिया है, क्यू बराबर यानी क्यू बराबर कुल आवेश, एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है ना। तो विद्युत धारा, अब विद्युत धारा पर आ जाते हैं। आवेश हमारा हो चुका है कंप्लीट। विद्युत धारा की बात करते हैं, तो विद्युत धारा क्या होती है बताइए ज़रा इसके बारे में। तो विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाहित होने की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का ये फॉर्मूला होता है आवेश अपॉन समय, यानी कि Q/T, ठीक है ना। तो जो हमारा आवेश होता है वो Q और ये T होता है हमारा समय। तो I बराबर होता है, I का मतलब होता है विद्युत धारा, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर देखो, पूछ लेता है हमसे, मात्रक पूछ लेता है ना। धारा का एसआई मात्रक क्या हुआ, धारा का एसआई मात्रक हमारा एम्पियर होता है। याद रखना बच्चों, ठीक है मेरे भाई, याद रखना धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। 1 नंबर में पूछ लेता है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बटे अपॉन में 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये आपके सामने यहाँ पर जो लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए, और शॉर्ट में जल्दी हमें पढ़ाना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। ये बात याद रख लीजिए कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एमीटर से। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है ना। जिसका प्रतीक क्या होता है, ये हमारे सामने इसका साइन बना है, ये एमपी वाला, इसको याद रखना, एमीटर वाला, ठीक है ना। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, ठीक है ना। बिल्कुल। विद्युत धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। आपके सामने स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, और आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो विभवांतर की बात करते हैं, मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ये नोट्स मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको बहुत ही मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बोल दूंगा, बकाया आप देख लेना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे, आवेश था, विद्युत धारा था, उसके बारे में बता दिया है। अब विभवांतर की बात करते हैं, इसके बारे में 1 नंबर में पूछ लेता है ये। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से, क्या बोला है यहाँ पे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक आवेश यहाँ है, यहाँ से दूसरे बिंदु तक, यहाँ तक अगर हम इसको लाएं तो जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विभवांतर कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ो। तो विभवांतर बराबर होता क्या है, W/θ। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा वोल्ट होता है, याद रख लीजिए। चलिए यहाँ लिखा है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट होता क्या है, जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है।
एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। बिल्कुल सही। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। आप याद रख लीजिए कि विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। विभवांतर को मापने की युक्ति होती है वोल्ट मीटर, और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, हमेशा पास क्रम में जुड़ा रहता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक ये रहा हमारा, ठीक है, याद रखना। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, इसका जो प्रतीक है, वोल्ट मीटर का प्रतीक हमारा ये रहा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सेल क्या होता है? सेल के बारे में आपको पता होगा। सेल एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, ठीक। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? ये हमारा है, तो ऊपर हमारा क्या है? हाई है, ठीक, और नीचे हमारा क्या है? लो है, LO, ठीक है। नीचे हमारा L है, ऊपर हमारा H हाई है। सही, समझ में आई? अब तो समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये जो विद्युत धारा है कैसे बहती है? ये ऊपर हाई विभवांतर हमारा है, हाई से किसकी तरफ? निम्न की तरफ, ठीक है ना, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है, ऐसे आती है। हाई से लो की तरफ आती है, ठीक है ना, बिल्कुल। ये सारे हम आप स्क्रीन पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं। ये प्रतीक हैं, ये विद्युत सेल का प्रतीक ये सामने दिया है, बैटरी का, ये तार संधि का। आप अच्छे से एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, बिल्कुल। हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसका भी देख लो। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है। ओम का नियम बताइए। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, VIM है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच कोई हमारा एक सर्किट है, ठीक है ना, किसी विद्युत सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें धातु के तार के 2 सिरों के बीच, ठीक है ना, विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। तार का जो तापमान है वो एक समान रहता है। B बराबर क्या होता है? I/R। ये होता है हमारा ओम का नियम, याद रखना। R क्या है? एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। जल्दी से नीचे आओ, ये रहा, ये चित्र हमारा, याद रख लीजिए, ऐसे ही चित्र आपको बनाना है, ठीक। B बराबर I/R, और ये हमारा ग्राफ बना दीजिएगा, आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। अगला प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध जो हमारा होता है, ये एक चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है? एक चालक का गुण होता है जिसके द्वारा क्या होता है, वह प्रवाहित होने वाली जो उसमें धारा बहती है उसका विरोध करता है। और इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऐसे करके हम बनाते हैं इसको ओम। चाहे आप ऐसे ओम लिख दीजिए, चाहे आप ओम लिख दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, दोनों सही है। SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक, बिल्कुल याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, बह रही है, और विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक क्या होता है? बिल्कुल ये याद रख लीजिए, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। हो गया। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किन पर? चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इतना हो गया, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत, ठीक है ना, अपोजिट फलकों में से धारा, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गुजरती है और उससे जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। समझ में आई बात? इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधक जो है वो हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, याद रखना। इस तरह से अगर सर्किट दिया हुआ है,
ठीक है, ये हमारे श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हुए हों इस तरह से R1 R2 R3, तो आप क्या करेंगे? जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरे सिरे से मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो कुल क्या होगा, कुल कैसे लिखेंगे? तो आर यस यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया R1 + R2 + R3, है ना। यहाँ पर जो दिया है R1 R2 R3, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? RS बराबर R1 + R2 + R3, ठीक, क्योंकि एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो कुल विभवांतर क्या होगा इसका? ये देखो, ये यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन है। कुल विभवांतर क्या होगा? B बराबर क्या हो जाएगा? B1 + B2 + B3, ठीक। तो B1 हमारा क्या है? IR1 हमने मान लिया, और B1 हमने क्या माना? B1 हमारा IR1, और B2 हमारा क्या होगा? IR2, V3 हमारा क्या हुआ? IR3। तो V1 + V2 + V3, ये देखो लिखा है, ये B1 + V2 + V3 बराबर क्या हो गया? IR1 + IR2 + IR3, ठीक। तो ये जो हमारा है B1 + B2 + V3, इसको हम क्या माना है? यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर V माना है, ठीक है ना, ये V लिखा है। तो इस टोटल की जगह पर हमने B लिख लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसमें I, तीनों में I है तो I कॉमन कर लिया हमने, तो R1 + R2 + R3 बचा, ठीक। ऐसे ही ब्रैकेट में V1 + V2 V3 V बचा, सही है। तो IR बराबर क्या हो गया? I R1 + R2 + R3। तो R बराबर क्या हुआ? R1 + R2 + R3, और नीचे आइए, ये सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। अगर संयोजन क्रम में जुड़ा है, देखो पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है, ये संयोजित प्रतिरोधक जो है पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है, तो आपको कैसे करना है? इस तरह से करना है, ये वाला फार्मूला, ये आपको लगाना है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 लगाना है, ठीक, बिल्कुल सही। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक लिखा है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा बराबर क्या होता है? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति इंटू समय, ठीक। तो H बराबर P × T, और H बराबर क्या दिया है? VIT, H बराबर I² RT, और ये P बराबर क्या दिया? VI, B बराबर IR, H बराबर ऊष्मा ऊर्जा, आपके सामने लिखा हुआ है। उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी? I² × RT। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं? ये देखो यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है ना। और ये पॉइंट याद रख लीजिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये बना होता है हमारा टंगस्टन धातु का। विद्युत बल्ब, जो हमारा बल्ब होता है लाइट प्रकाश देने वाला, घरों में लगा होता है, उसमें जो तंतु होता है एक जो जलता है, वो किस धातु का बना होता है? वो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि ये उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, इसका गलनांक उच्च होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड तक सहन कर सकता है, ठीक है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन ऑर्गन गैस भरी जाती है। जो हमारे बल्ब होते हैं, जो लाइट देते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी होती है, क्योंकि ये अक्रिय गैसें होती हैं, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, हमारा टिकाऊ हो जाता है तंतु। आगे देखो, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति क्या है? ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया इसका, P बराबर I² × R बराबर B² R। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक पावर का वाट होता है, ठीक है ना, कहते हैं वाट लगा देंगे, हाँ। तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, और ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। तो विद्युत वाला इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा चैप्टर था, उसके नोट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, जिसमें कि आवेश पढ़ा है हमने, विद्युत धारा पढ़ लिया, ठीक है ना, वोल्ट मीटर पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा है? ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध, धारा नियंत्रक, विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है ना, श्रेणी क्रम वाला हो गया, पार्श्व क्रम हो गया, और हमने क्या पढ़ा है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमने अभी देखा है, जूल के विद्युत धारा का तापन नियम हमने अच्छे से पढ़ लिया है, और बल्ब के बारे में विद्युत शक्ति। ये टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिए, आपके पेपर में यहाँ से 2-4 नंबर
तो फंसना ही फंसना है, कहीं नहीं जाना भाई साहब। 2-4 नंबर आपके पक्के ही पक्के समझो इसमें। तो वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, है ना। अब चलिए अगला चैप्टर हम देख लेते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अगला चैप्टर जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर निकल कर आया है हमारा पर्यावरण, इससे भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आते रहते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड साइंस में आता ही आता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर्यावरण होता क्या है, जो हमें जो सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं वो सारी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, याद रखना। और सभी सजीव जो होता है जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। अच्छा एक चीज़ याद रखो, ये चीज़ पारितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है कि जैविक अजैविक घटकों को जब आपस में वो मिल जाते हैं ना, मिल करके क्या बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। चलो आगे से देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। पारितंत्र क्या होता है वो तो मैंने बता दिया। सभी जीव जो होते हैं वो अजैविक हों या जैविक हों, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक तंत्र इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे कि तापमान हो गया, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर क्या बनता है, हमारा अजैविक घटक बनता है ना। पारितंत्र के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से देख लेते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में प्रकृति वाला होता है, निर्मित मानव द्वारा निर्मित होता है। जैसे कि जंगल, सागर, झील और खेत, जलाशय, बगीचा, ये सारे मानव बनाता है, इसलिए ये मानव निर्मित है। अब जल्दी से देख लो यहाँ पे, ये देखो पारितंत्र के घटक अजैविक होता है, जैविक होता है। अजैविक घटक कौन कौन से, हवा, जल, भूमि। जैविक घटक कौन से हैं, पौधे, जानवर, ठीक। और यहाँ पर अजैविक घटक कौन कौन से हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और ये उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। अजैविक घटक में सभी निर्जीव घटक आते हैं, ठीक, जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान। जैविक घटक में सभी सजीव घटक आते हैं जिनमें जीवन होता है, पौधे, जानवर, फफूंदी उफूंदी वगैरह आपके सामने दिया हुआ है। उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, ये भी देख लो। सभी हरे पौधे क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता क्या है, जो अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन जीने के लिए दूसरों पर, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उपभोक्ताओं को कुछ तरह से बांटा गया है कुछ कैटेगरीज में, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी। शाकाहारी क्या होता है, जो पौधे खाते हैं, पत्ते खाते हैं, जैसे बकरी, हिरण। मांसाहारी क्या होता है, मांस खाने वाला भैया, शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी सब कुछ खा लेता है, पौधे भी खा लेता है, मांस खा लेता है। परजीवी क्या होता है, दूसरे जीव के शरीर में रहने वाले, भोजन करने वाले, ठीक है ना, जैसे कि जुआ हो गया, जूं हो गया, अमरबेल हो गया, ठीक है ना। सर्वाहारी में कौवा, मनुष्य भी आता है। अब अपघटक की बात कर लेते हैं। अपघटक क्या होते हैं, यहाँ देखो अपघटक क्या होते हैं, फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव एवं पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं, ठीक। आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला देख लो जल्दी से। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी चैन है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। जैसे कि घास कौन खाता है, हिरन, और हिरन को कौन खा लेता है, शेर खा लेता है, ठीक है ना। तो एक चैन चलती रहती है कि तुम हमको खाओ, हम तुमको खाएं, तुम और मुझे कोई और खा ले। चलो अच्छा, एक जीव जब दूसरी चीज़ को खाएगा, अगर मैंने मान लो भोजन खाया तो मुझे एनर्जी मिली, ठीक है ना, और मुझे कोई और खा ले तो उसे एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी कि ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर समझ लो, घास खाता है हिरन, तो हिरन को क्या मिला, यहाँ पर ऊर्जा मिल गई, ठीक, ऊर्जा मिली, एनर्जी मिली। और हिरन को शेर खा ले तो शेर को हिरन से क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक। तो ऊर्जा यहाँ से एक दूसरे स्थानांतरण होती रहती है, एक दिशा में चलती रहती है, ठीक है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। अच्छा 10% नियम क्या होता है, ये 10% नियम आ जाता है, कई बार पूछ लेता है। तो क्या होता है ये, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में अगर ऊर्जा जाती है तो 10% ही जाती है उसकी केवल, और 90% क्या होती है, ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है, ठीक है। उपभोक्ता अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला में सामान्य 3-4 चरण ही होते हैं। कौन कौन से, ये देख लो। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, बस यही है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या देखो, आहार जाल। आहार जाल क्या होता है, आहार जाल देख लो। आहार जाल क्या होता है, आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो एक जाल का रूप लेती हैं, उसे आहार जाल कहते हैं। जैसे कि देखो, चील,
चूहा भी खा लेती है, चील सांप खाती है, ठीक है ना। सांप मेंढक को खाता है, मेंढक तिलचट्टा, तिलचट्टा पौधा खाता है। तो ये सिस्टम चलता रहता है। जैसे कि खरगोश जो होता है पौधा खाता है, खरगोश को ये खा लेता है, खरगोश को ये भी खा लेती है ना। तो चलता रहता है। ओजोन परत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, देख लो। ओजोन परत क्या है? पृथ्वी के चारों ओर एक एक आवरण है, एक कवच है ओजोन परत, जो कि क्या करती है, सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। और इससे क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, ठीक है ना, इस पौधों का नाश, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हानिकारक बीमारियां हैं, वो रुक जाती हैं। किसके द्वारा? ओजोन परत हमें बचाती है इन सब चीज़ों से। ठीक। ओजोन का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर देख लो। ओजोन का निर्माण प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है, जैसे कि O2 पराबैंगनी किरण के द्वारा O+O अणु हो गया, O2+O बराबर O3, ओजोन बन गया। ठीक। अच्छा, ओजोन परत का ह्रास के बारे में अगर पूछ ले, ह्रास मतलब कमी, ठीक है, वो खत्म हो रही धीरे धीरे। इसमें एक ओजोन परत में एक ओजोन छिद्र पाया गया है। ठीक, समझने की बात है। किसके द्वारा? ये हो गया है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके द्वारा ओजोन परत जो है वो बहुत तेज़ी से गिर रही है, और ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है आगे चल के। ठीक है, जल्दी से देखते हैं यहाँ पर कुछ अगर हमें अच्छा मिल जाता है। हाँ ठीक, पर्यावरण में आप इतना ही याद कर लो, आपके लिए बहुत है। ठीक है, इतना अगर याद कर लिया है तो आप एक काम करो ना यार, अभी तक आपने एक काम नहीं किया है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो यार। लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो किस बात की देरी है, आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो? अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको वीडियोस मिलेंगी देखने को, है ना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम चैनल जो हमारा है शिवान सर नाम से ही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए ज्वाइन कीजिए यार, पता चल जाएगा कब वीडियो, कौन सी वीडियो आ रही है ना। सपोर्ट करो। हाँ, तो चलते हैं अब हम एक नई इकाई की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना, बहुत ही स्पीड में हमने बहुत ही जल्दी जल्दी से, क्योंकि अगर हम जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना, अगर हम चाहते तो इसको, जो अगर मेरे पास भी बोर्ड, डिजिटल बोर्ड होता, पढ़ाने की सारी सुविधाएं होती, तो मैं भी इस क्लास को ना इतना जितना पढ़ाया है, 1-2 घंटे लग जाते हैं इसको पढ़ाने में, एक घंटे से 1.5 घंटे से कम नहीं लगता। ठीक है ना। तो मेरा मकसद ये है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिले, आप उसका लाभ उठा पाएँ। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के। चुंबक क्या होता है? वो पदार्थ होता है जो लोह और लोह से बनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको पता होगा, मुझे भी पता है, सबको पता है। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक। समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। समान ध्रुव अगर आप चुंबक के हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक चुंबक दी है नीचे, यहाँ पर देख लो जल्दी से, चुंबक दी है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है। और एक चुंबक और लिया, उसमें भी नॉर्थ साउथ हो, तो साउथ साउथ अगर आप टकराएंगे, एक चुंबक यहाँ पर मैंने बना ली, इधर हमारा S हो गया, इधर हमारा N हो गया, तो क्या ये चिपकेगी? बताओ, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, चिपक जाएंगी, क्या आकर्षित करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि ये समान ध्रुव है, और ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। अगर यहाँ पर N होता, यहाँ S होता, तो चिपक जाती, है ना। चलो, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक, ये देखो जल्दी से, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आई बात? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का पता चलता है, वो जितने बीच में उसका चुंबकत्व होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऐसा ही मात्र क्या होता है? इसका टेस्ला होता है। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, याद रखना ये चीज़। ठीक। एक चीज़ आता है इसमें, एक नियम आता है, बिल्कुल बहुत ही खतरनाक नियम, जो कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है, फ्लेमिंग का। वही हम आपको अभी बताते हैं, नीचे दिया हुआ है, जिसमें आपको फ्लेमिंग का नियम आपको पढ़ना होगा। वो बहुत ही, ये देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वाम हस्त नियम या बायां हाथ का नियम। क्या होता है इसका? अपने हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तर्जनी चुंबक, ये क्षेत्र की दिशा, और ये देखो कैसे फैलाना है इसको, नीचे देखो, ये रहा, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये, इसको स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से और याद कर लो, बिल्कुल ऐसे ही अगर पूछा जाए, ऐसे ही बना देना, बिल्कुल ऐसे ही बना देना। ठीक है, हो गया।
और ये देखो, मानव शरीर के हृदय मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। एमआरआई क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इन चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। एमआरआई के द्वारा शरीर के भीतरी अंगों के हमें जो इमेज मिल जाती है। आगे बढ़ो, अगला हमारा दिया हुआ है, कहाँ गया? ये रहा, ये लो भैया, इसको भी जल्दी से स्क्रीन शॉट मार लो। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, याद कर लो इसको अच्छे से कैसे करना है। और ये रहा, इसका नियम क्या है? ये देखो, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा, चालक की दिशा की गति और संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। ये रहा, बिल्कुल। और ये नियम क्या करता है? जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। एक चीज़ और है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और दिष्ट धारा क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाना, ठीक है? आप जल्दी से देख लो यार। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। क्या कर लेती है? दिशा परिवर्तित कर लेती है। जो विद्युत धारा क्या करती है? समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, ऐसे, ठीक है ना? वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। ये देखो, ऐसे नीचे आओ, आवृत्ति क्या होती है? 1/समय समय अंतराल। प्रत्यावर्ती धारा की हानि क्या है? ठीक है ना? प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ये देखो, इसके साथ क्या होता है, उसका लाभ क्या है? जो ऐसी होता है, एक्यूरेट करंट होता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? दूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित की जा सकती है। जो दूर दूर इलाकों में जब इलेक्ट्रिसिटी हमें भेजनी होती है तो एसी बल्ब द्वारा भेज सकते हैं। दिष्ट धारा क्या होती है? जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, दिष्ट धारा ऐसे चलती है सीधी एकदम, है ना? दिष्ट धारा को संचित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। दूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है। स्रोत क्या होता है? सेल, बैटरी, संग्रहक सेल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब नीचे हमारा अगर कुछ है टॉपिक तो हम बताते हैं। जी बिल्कुल नहीं। अब आपको क्या करना है, इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है? 7, 8, 10 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, अच्छे से फंस ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमारे क्या करना है? टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो जल्दी से। टेलीग्राम पर हमारा क्या है? @SHIVANSH शिवांश_RSIR सर, शिवांश सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैंने जितनी जल्दी में पढ़ाया है, जितना नोट्स दिखाया है, बहुत इम्पोर्टेंट है, फालतू का कुछ नहीं पढ़ाया। तो आपको क्या करना है यार, वीडियो को 2-4 बार देख लो, और जो इम्पोर्टेंट, मैंने ज़्यादा कुछ लेंदी बताया नहीं है, कॉपी पेन लो, 1 पेज पर 2 पेज पर रफ कॉपी लो, कुछ भी लो, लिख डालो यार, लिख डालो, अच्छे से ज़्यादा नंबर लाओ। दुआ करते हैं, उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। जय हिंद, वंदे मातरम।